हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे सितंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 3, जिसमें हम 11 से 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर KVS PRT DSSB PRT वगैरह के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं और आगे ये जो आपकी क्लासेज हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके, तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पूरी अपडेट चाहिए तो। सो गाइस, आज हम करेंगे सितंबर के करंट अफेयर्स। बेसिकली सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, और इसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले की 2 वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखें। ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियोस, बल्कि मई से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर की वीडियोस जो हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आपका पिछले कुछ मिस हुआ है तो भी आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खबर है तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु हैज लॉन्च अ पोर्टल फॉर आई डोनेशन इन द स्टेट। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु ने जो है आई डोनेशन के लिए, बेसिकली आई डोनेशन को प्रमोट करने के लिए कि अगर आप नहीं रहते हैं तो उसके बाद अपनी आंखें जो हैं आप उन लोगों को दे सकते हैं जो नेत्रहीन है, जिन्हें आंखों की जरूरत है। तो तमिलनाडु ने एक पोर्टल स्टार्ट किया इसके लिए। ठीक है, और इस पोर्टल पे जो है आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एक। ठीक है, जो तमिलनाडु के CM जो है उनका पूरा एडिपड्डा के पलानीस्वामी कुछ करके ऐसा नाम है, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, मेरे से मतलब मैं बोल नहीं पाती उस पूरे नाम को। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, तमिलनाडु के जो CM है उन्होंने भी एक सर्टिफिकेट इशू किया और उन्होंने ये कहा है कि मैं भी अपनी आइज जो है वो डोनेट करूंगा। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मछली उत्पादन में, ठीक है, मछली उत्पादन में जो है तमिलनाडु नंबर 1 पर रहा है इस बार, गुजरात को पीछे करके। ठीक है, और अगर गुड गवर्नेंस की बात करें, गुड गवर्नेंस में भी तमिलनाडु स्टेट जो है, गुड गवर्नेंस रैंकिंग जो होती है कि सुशासन किस तरह का है, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स की आर्थिक स्वतंत्रता आपको कितनी है, ठीक है, किसी भी कंट्री में, तो उसका एक इंडेक्स जारी हुआ है। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है भारत की रैंक जानना कि भारत का जो स्थान है वो कितना रहा है। तो भारत का स्थान इसमें 105 रहा है। और अगर हम पहले और दूसरे कंट्रीज की बात करें, जो टॉप पे कंट्री रही है वो रही है हांगकांग, और सेकंड पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज तो आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको भारत की रैंक जरूर याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ना CA के, उसमें आपसे बेसिकली भारत की रैंक पूछी जाती है और टॉप मोस्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन इंडिया की रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली हैज लॉन्च्ड एन ई-फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम। ठीक है, और दिल्ली सरकार ने जो है हाल ही में ई-फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की है। मतलब अगर कंज्यूमर्स को कोई कंप्लेंट दायर करनी है, कुछ शिकायत दायर करनी है, तो वो कहां पर कर सकते हैं? ऑनलाइन पोर्टल होगा इसके लिए। ठीक है, ई-फाइलिंग है, दैट मीन्स कि आपको एक तरह से ऑनलाइन करना है इस चीज को। ठीक है, और दिल्ली जो है ऐसा पहला राज्य है जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, I mean UT है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी हम सबको पता है दिल्ली। ठीक है, लेकिन हम आम भाषा में राज्य भी यूज कर देते हैं दिल्ली के लिए, जैसे दिल्ली के CM यूज करते हैं। ठीक है, CM अरविंद केजरीवाल, और इन्होंने कहा है कि ये भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी कह लीजिए आप जो ऐसी शुरुआत कर रहा है। मतलब किसी भी राज्य ने अब तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन दिल्ली पहला कर रहा है। ठीक है, अब दिल्ली की बात हो रही है तो आपको एक चीज और बता देती हूँ कि 5T प्लान दिल्ली ने स्टार्ट किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह थी, ट्रैपिंग, फिर उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट था, मतलब काफी थे। 5T प्लान से 5T हैं और उनकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जो है 5T प्रोग्राम था। ठीक है, फिर ऑपरेशन शील्ड चलाया था इन्होंने। ठीक है, वो भी कोरोना वायरस से की मतलब निगरानी के लिए और उस चीज के लिए। ठीक है, और दिल्ली में जो है पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लाजा लगा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लाजा, चार्जिंग प्लाजा है, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज करने हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर करने हैं। और बाय 2030 जो है भारत में ये कह रहे हैं कि इसके 2030 के बाद भारत में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। ठीक है, मतलब ये माना जा रहा है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली ने ये भी स्टार्ट किया है। प्लस दिल्ली में 10,000 बेड वाला जो है कोरोना हॉस्पिटल भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली काफी चीजों में, काफी उसमें न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग ने हैज लॉन्च 5 स्टार विलेजेस स्कीम। तो इन्होंने 5 स्टार विलेजेस स्कीम स्टार्ट की है। क्या है ये स्कीम? तो डाक विभाग ने स्टार्ट की है। एक्चुअली क्या होगा कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किया है। ठीक है, कि भाई देखो विलेज में जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ सबकी पहुंच हो, और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो हर एक ग्रामीण के घर घर तक पहुंचे। इसीलिए जो है ये पोस्ट ने
पोस्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है 5 स्टार विलेज, मतलब विलेज को एक तरह से पूरा ट्रैक किया जाएगा। 100% जो है इंश्योरिटी रखी जाएगी इस चीज की कि हर ग्रामीण व्यक्ति जो है वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है और उसको सारी सुविधाएं वहां पर मिल रही है, उन्हें हर चीज के बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो बेसिकली इस चीज के लिए, ठीक है। और पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको याद रखना है, पहला सरकारी पेमेंट बैंक है, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जिस तरह से आपका पेटीएम होता है, जिस तरह से आपका एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, इसी तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्थरोप ग्रूमन हैज नेम्ड इट्स NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये एक स्पेसक्राफ्ट की जनरेशन कह लीजिए आप, NG-14 वर्जन है ये इसका, सिग्नस स्पेसक्राफ्ट जो है। और ये जो कंपनी है, स्पेस कंपनी है बेसिकली नॉर्थरोप ग्रूमन, जो कि यूएसए की कंपनी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसने जो है अपने इस स्पेसक्राफ्ट को यानी कि NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को कल्पना चावला के नाम पर रखने की मतलब घोषणा की है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमेशा अपने स्पेसक्राफ्ट को जो है किसी ना किसी महान एस्ट्रोनॉट के नाम पर ही रखते हैं। तो इस बार भारतीय मूल की जो है कल्पना चावला को चुना गया है। आपको पता है कि ये भारतीय मूल की पहली महिला है जो मतलब अंतरिक्ष में इतने दिन तक रुक के आई थी, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका विमान जो है क्रैश हो गया था लौटते वक्त और इनकी डेथ उसमें हो गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये करनाल से थी, ये भी याद रखिए, करनाल हरियाणा की थी कल्पना चावला। और यूएसए की बात हो रही है तो यूएसए में जो बाइडेन जो है इस बार के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को जो है क्या करेंगे, टक्कर देंगे, ठीक है। और इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और अगर हम बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी, तो उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21। तो इसका 13th एडिशन जो है वो इस बार बेंगलुरु में होगा, ठीक है, एक एयरपोर्ट पे होगा, एयरपोर्ट का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बेंगलोर में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा एरो इंडिया एग्जीबिशन होता है एक तरह से। यहाँ पर एविएशन सेक्टर का कुछ एग्जीबिशन होते हैं, ठीक है, एविएशन से रिलेटेड चीजों का जो है एक मैं कहूंगी एग्जीबिशन को क्या कहेंगे, प्रदर्शनी होती है, ठीक है। तो ये इसका 13th एडिशन है, ये आपको याद रखना है। और एशिया में सबसे बड़ा होता है ये एरो इंडिया, ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है, मतलब इसमें जो है अगर आप चीजें जो है 7 टन तक का जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह है उसको ये ड्रॉप कर सकता है, मतलब गिरा सकता है, मतलब गिरा के ऊपर से लोड करके और गिरा सकने की मतलब इसमें ये ताकत होती है, ठीक है। और ये 7 टन तक के वजन को झेल सकता है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। और पूरी तरह से स्वदेशी है यानी कि इंडिजिनस है, ठीक है, इंडिजिनसली मेड हुआ है यानी कि भारत में ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है। और पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स है, ठीक है, जो मिलिट्री स्टोर्स होते हैं उनको ड्रॉप कर देता है एक तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने अभी भी डेवलप किया है, DRDO ने, याद रखना है। और DRDO के चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी, ठीक है, GS रेड्डी कह सकते हैं, फिर G सतीश रेड्डी जो है इसके चेयरमैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है फेसबुक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण श्रीनिवास, ठीक है, अरुण श्रीनिवास, इसको याद रखना है आपको, एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप। तो इनका जो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है उसके डायरेक्टर के रूप में जो है अरुण श्रीनिवास को चुना है फेसबुक ने, ठीक है। और फेसबुक से आपको एक और चीज याद रखनी है, इनका एक प्रोग्राम चल रहा है मोर टुगेदर, इसके एड्स भी आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप का है इट्स बिटवीन यू, इट्स बिटवीन यू, ठीक है। तो फेसबुक का है ये, मतलब इन्होंने अरुण श्रीनिवास को जो है डायरेक्टर बनाया है ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का, ओके। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गूगल हैज अनाउंस्ड ठीक है, इट्स न्यू फीचर नेम्ड वेरीफाइड कॉल्स, ठीक है। तो इसने एक नया फीचर निकाला है गूगल ने, वेरीफाइड कॉल्स। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो कॉल्स आएंगी ना आपको उनका पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, क्या रीजन है, इस तरह से कुछ है इनका सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं, फ्रॉड कॉल्स या फिर स्पैम जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गूगल ने ये फीचर नया लॉन्च किया है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना हैज बीन अपॉइंटेड एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन बाय यूनिसेफ। तो देखिए यूनिसेफ ने जो है आयुष्मान खुराना को जो है क्या बनाया है, सेलिब्रिटी अधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेलिब्रिटी एडवोकेट या फिर हिंदी में अधिवक्ता बोलते हैं एडवोकेट को। तो वो बनाया है बेसिकली बाल हिंसा को खत्म करने के लिए, बच्चों के खिलाफ जितनी भी हिंसा होती है उसको खत्म करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, एक तरह से। तो ये इनके सेलिब्रिटी अधिवक्ता बन गए हैं। और एक और चीज याद रखनी है कि यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को, ठीक है, मानुषी छिल्लर को जो है वो बनाया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए
अवेयर करने के लिए उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि वो जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जो है वुमेन को जो है अवेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मानुषी चिल्लर को बनाया है और बच्चों के लिए बनाया है इन्होंने आयुष्मान खुराना को। और यूनिसेफ के बारे में एक और दो चीज़ें और बता देती हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, H4A करके कुछ हैं। ठीक है, हेनिरिटा H4A जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं यूनिसेफ के। ठीक है, ये भी याद रखिए। इंडिया, यूएसए एंड इजराइल विल डेवलप 5G टेक्नोलॉजी टुगेदर। ठीक है, तो 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको मिलकर बनाएंगे भारत, अमेरिका और इजराइल। ठीक है, इन तीनों देशों ने आपस में समझौता किया है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए काम करेंगे और बेसिकली ये चाइना की हेल्प नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ में और चाहते हैं कि हम लोग अपने आप में कुछ कर लें बट चाइना की हेल्प किसी तरह से ना लें। ठीक है, तो इंडिया, यूएसए और इजराइल ने फैसला लिया है और यूएसए ने अभी अभी इजराइल और यूएई के बीच में जो है शांति समझौता कराया है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नामित किया गया है। वो क्वेश्चन मैं आपको आगे करा दूंगी। और भारत, यूएसए और जापान, ठीक है, भारत, यूएसए और जापान मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी याद रखिए। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसका इन्विटेशन भेजा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यानी कि कह सकते हैं माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो अभियान है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लो, कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कोविड के प्रति जो है वो सचेत रहेंगे, पूरी सावधानियां बरतेंगे, मतलब हम अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, चाहे वो आप प्रिकॉशंस की बात कह लीजिए या फिर आप सावधानियों की बात कर लीजिए। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नया कैंपेन जो है वो शुरू किया है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये महाराष्ट्र के बारे में था। नेक्स्ट है 5 PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी बोल सकते हैं इनको। तो 5 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है ज्वाइन कर लिया है फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन एज कॉर्पोरेट पार्टनर्स बने हैं ये। ठीक है, कॉर्पोरेट पार्टनर्स, कॉर्पोरेट भागीदारी कह सकते हैं ये। ठीक है, तो ये 5 PSU है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है भारत के। ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को हमें बेसिकली इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ। एक तो है ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड। ठीक है, ONGC हो गया। एक है IOCL, ठीक है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है BPCL, BPCL होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है HPCL, ठीक है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उसके बाद है गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये 5 जो है महारत्न कंपनीज है, इन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, अब बेसिकली यही होगा कि सस्टेनेबल क्लाइमेट के लिए जो है ये भी थोड़ी सी भागीदारी करेंगी, कुछ बढ़ चढ़कर भाग लेंगी ताकि प्रमोट हो। ठीक है, बेसिकली सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोशन मिले। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में भी, तो ये अभी कोशिश की जाएगी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको बता दूं कि 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो मतलब बना था। और इसका जो 87th कंट्री है वो अभी रिसेंटली बना है निकारागुआ। ठीक है, ये भी याद रखो, निकारागुआ जो है इसकी 87th कंट्री बनी है जिसने इस पे साइन किया है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमिंदर साहिब टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि अमृतसर में है। इसको रजिस्टर्ड किया गया है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, उसके अंतर्गत जो है स्वर्ण मंदिर को जो है विदेशी अंशदान अब मिल सकता है। मतलब उनको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अब वो ले सकते हैं। और 5 सालों के लिए किया है फिलहाल ये। अब देखते हैं इसको एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ठीक है, और अमृतसर में आपको जलियांवाला बाग आपको याद होगा जो 1919 में हुआ था। ठीक है, और मतलब अमृतसर ये गोल्डन टेम्पल से थोड़ा ही दूरी पर जलियांवाला बाग का जो है मतलब बाग है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय हैज लॉन्च्ड पिगरी मिशन। ठीक है, तो मेघालय ने बहुत बड़ा पिगरी मिशन, कह रहे हैं कि काफी बड़ा भारत का पहला या कहते हैं दुनिया का पहला मतलब माना जा रहा है पिगरी मिशन है, विद एन आउटले ऑफ 209 करोड़। ओके, यानी कि 209 करोड़ रुपए का लागत है इसमें। ठीक है, और बेसिकली मेघालय सरकार ये चाह रही है कि जो हम पिगरी मतलब पिग का जो मीट होता है उसमें जो है इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, मतलब बाहर से हमें आयात ना करना पड़े। तो बेसिकली इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस। ठीक है, ये वर्ड याद रख लो, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटका में। ठीक है, तो भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा है जो कर्नाटक में शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है।
और कर्नाटक से एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ के जो टॉयज़ हैं वो बहुत मशहूर हैं, ठीक है, खिलौने। और भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो यहाँ पर जो है अपना पहला टॉय मैन्युफैक्चर प्लांट लगेगा। यहाँ पर बेसिकली टॉय मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बड़े लेवल पर। देखिए, आपको पता है कि भारत में ज़्यादातर खिलौने जो हैं वो चाइनीज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को कम करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खिलौने के उसमें कर्नाटक में जो है खिलौने का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डेज, ठीक है। प्रिवेंशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर को, ठीक है, ये याद रखना है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम जो थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है। मतलब हमें एक साथ काम करना है सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। और आपको पता है कि इस लॉकडाउन में देखूं तो मैं तो बहुत सारी न्यूज़ सुन रही हूँ सुसाइड्स की, जैसे मैंने सुशांत सिंह राजपूत का सुना या फिर बहुत सारे लोगों की, ठीक है। और मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 387 या 81 कुछ इतना था, 381 था या 387 कुछ ऐसा था, एक रिपोर्ट आई है इसमें बोला है कि इंडिया में यानी कि भारत में हर दिन जो है 381 या 387, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, इसके अराउंड ही है, 380 के अराउंड, मतलब इतने लोग जो है सुसाइड करते हैं हर दिन इंडिया में, ठीक है। मतलब ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ये ट्रेंड, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जिंदगी में आप कितने भी निराश हो, अपनों से बातें कीजिए, अपने माता पिता से बातें कीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कदम कभी ना उठाएं, ठीक है। देखिए, बहुत तरीके होते हैं, हमारे पास बहुत दरवाजे, पूरी दुनिया गोल है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बस हमें रास्ता खोजने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कदम आप कभी भी ना उठाएं, ओके। तो ये सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट एड को प्रमोट करने के लिए 2 सितंबर ऑफ एवरी वीक मनाया जाता है, ठीक है। 2 सितंबर नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। 2 सैटरडे होना था, इसको सितंबर गलती से हो गया है, ठीक है। 2 सैटरडे ऑफ सितंबर लिखना था, ठीक है। 2 सैटरडे ऑफ सितंबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। 2 सैटरडे जो होता है सितंबर का, उसको मनाया जाता है ये हर साल को, ठीक है। 2 सैटरडे को, जो भी सितंबर का 2 सैटरडे आता है उसको हम फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। इसकी पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो मैं इसको करेक्ट करके वहां पर लिख दूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग एरर, ओके। नेक्स्ट है हिमालय दिवस। तो हिमालय दिवस जो है हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी द हिमालय एंड द नेचर, यानी कि हिमालय और प्रकृति, ये इसकी थीम थी। देखिए, हर डे की थीम जो है मिलती नहीं है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लेकिन जिन डे की मैं थीम बता देती हूँ समझ लीजिए वो फेमस है, काफी जोर शोर से उनकी चर्चा है, और जिनकी नहीं मिलती है वो इतनी फेमस नहीं होती है, ठीक है। तो वो पेपर में आपकी ज्यादा आने के चांसेस होते भी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दिवस की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डे ये है, और ये सुसाइड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट इस महीने की बात करें तो वर्ल्ड ओजोन डे और हिंदी दिवस है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे जो है हर साल जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि ओजोन होल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली रिसर्च में आया था कि कुछ हील हुआ है, कुछ भरा है वो, ठीक है। तो ओजोन होल हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि सन रेज जो है वो डायरेक्ट आएंगे, यूवी रेडिएशन जो है बहुत डायरेक्ट मिलेंगे आपको। ओजोन गैस जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो परत है ओजोन गैस की, वो हमें बेसिकली हार्मफुल रेज से बचाता है, ठीक है, सूर्य की किरणों की जो हार्मफुल होती है उनसे बचाता है। लेकिन अगर ये ओजोन होल बढ़ता गया, ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए ओजोन थी तो ये हट के इतनी हो गई है, मतलब इतनी हो गई, फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगी, मतलब पूरी रह जाएगी, तो डायरेक्ट रेज आएंगी, ठीक है। तो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो AC में होता है या फिर फ्रिज में होता है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है ओजोन को। तो इसके प्रति अवेयर करने के लिए जो है हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस बार की थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओजोन डे की थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन फॉर लाइफ, यानी कि ओजोन हमारी जिंदगी के लिए 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब 35 साल से जो है हम इसकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो रखे हैं, हम 35 साल से इसकी रक्षा कर रहे हैं ओजोन डे की, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हमारी राजभाषा है, तो मत भूलिए हिंदी दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये तो हम हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, जो हम अपने देश के लेवल पे मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिंदी डे की, अगर मैं वर्ल्ड हिंदी डे की बात करूं तो वो हर साल मनाया जाता है 10 जैन को, यानी कि 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। और अगर हिंदी दिवस की, सिर्फ भारतीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को, ठीक है। तो इस सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे ये जो पिछले कुछ हफ्ते के थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताए हैं और मैं इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। ये जो 2 सैटरडे आएगा यहाँ पर, इसको मैं ठीक करके आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी।
नेक्स्ट है मणिपुर हैज लॉन्च्ड एन ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये ई ऑफिस फाइल प्रबंधन प्रणाली है, मणिपुर के द्वारा स्टार्ट की गई है बेसिकली डिजिटलाइजेशन के लिए। ठीक है, डिजिटल काम हो सारा। ठीक है, 2021 तक फुली डिजिटल करने का प्लानिंग है कि पेपरलेस वर्क हो जाएगा। ठीक है, बिना कागज के काम करना बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये मणिपुर का नया एक इनिशिएटिव है, ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आसरा स्कीम। तो ये आसरा स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू एम्पावर विमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, उनको इकोनॉमिकली यहाँ पे इस स्कीम में जो है इनको कुछ पैसे की हेल्प भी की जाएगी, साथ ही साथ समाज में उनका जो है एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, उनका सशक्तिकरण हो सके और सोशली जो है वो अपने आप को डिप्राइव्ड फील ना करे। ठीक है, मतलब उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, इसीलिए जो है ये स्कीम चलाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आसरा योजना आपको याद रखनी है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द डिस्प्यूट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, देखिए मैरीटाइम सेक्टर जो है यानी कि नौवहन मंत्रालय ने शुरू किया है समुद्री क्षेत्र के जो विवाद होते हैं। ठीक है, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए सरोड पोर्ट्स जो है एक मंच स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, सरोड पोर्ट्स, और इस सरोड की जो है एक फुल फॉर्म है। ठीक है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीएड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीएड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये सिस्टम स्टार्ट किया है। बेसिकली जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आप बीच में, जैसे मान लीजिए दो पार्टी के बीच डिस्प्यूट है तो कोई तीसरा आकर उनको सोल्व करा दे बातचीत के थ्रू। मतलब कई तरह के तरीके हैं जिससे जो है समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर किया जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने किया है, नौवहन मंत्रालय ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि 9 लाख जो है बेनिफिशियरीज को हेल्प मिलेगी। ठीक है, उनको सब्सिडीज मिलेगी राशन पर। ठीक है, स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के थ्रू। और पंजाब की सरकार की बात हो रही है तो इनकी कुछ ऐप्स हैं, आई हरियाली। ठीक है, उसके बाद आई रखवाली, ये भी ऐप है एक। उसके बाद घर घर निगरानी। ठीक है, ये कुछ ऐप्स याद कर लीजिए। ठीक है, और इन्होंने कोआ पंजाब नाम की एक ऐप भी लॉन्च की थी, कोआ पंजाब। ठीक है, तो ये सारी स्कीम जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट है समीर कुमार खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एडीबी। तो इंडिया की तरफ से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एडीबी के, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, ये भी याद रखना है, मनीला फिलीपींस। तो भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एडीबी के। नेक्स्ट है ट्राइलेटरल डायलॉग। तो एक ट्राइलेटरल डायलॉग यानी कि त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, किस किस के बीच हुई है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है। ट्राइलेटरल डायलॉग था इन तीनों कंट्रीज का, भारत का, ऑस्ट्रेलिया का और फ्रांस का। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट किसान रेल फ्रॉम साउथ इंडिया। तो देखिए दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? वो चली है आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक। ठीक है, ये है साउथ इंडिया की। ठीक है, पहली किसान रेल साउथ इंडिया से चली है, ये आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली तक। और आंध्र प्रदेश जो है फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रूट्स जो है वो आंध्र प्रदेश में होते हैं। ठीक है, और देखिए ये साउथ इंडिया की पहली है, लेकिन अगर पहली किसान रेल पूछे भारत की, ठीक, तो वो अगस्त में चली थी। ये तो साउथ इंडिया की है, ठीक है, दक्षिण भारत की है, लेकिन पहली जो भारत की किसान रेल थी वो चली थी देवलाली स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां से, और वो चली थी दानापुर तक। ठीक है, तो देवलाली से दानापुर तक, दानापुर है बिहार में और देवलाली है महाराष्ट्र में। तो ये पहली किसान रेल थी और ये पहली किसान रेल है साउथ इंडिया से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है गुजरात हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। तो सबसे पहली जो है विरासत पर्यटन नीति चलाई है इन्होंने। ठीक है, विरासत बेसिकली पर्यटन को निभाने के लिए विरासत जो होती है हमारी, यानी कि हमारे किले होते हैं या फिर हमारी जितनी भी हेरिटेज चीजें होती हैं या फिर हमारे प्लेसेस होते हैं, उनके लिए ये नीति लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट ने, बेसिकली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और गुजरात गवर्नमेंट से एक और चीज याद आई है मेरे को कि गुजरात जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है गुजरात टॉप पर रहा है इस बार। ठीक है, जितने भी इंडेक्स मैंने आपको बताया था सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फूड सेफ्टी में गुजरात नंबर 1 रहा था और पहली जो हनी टेस्टिंग लैब है वो भी गुजरात के आनंद में शुरू हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है योशिहिडे सुगा। ठीक है, योशिहिडे सुगा जो है इनको नया पीएम बनाया गया है जापान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जापान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। ठीक है, तो इनका नया पीएम बने हैं योशिहिडे सुगा। और इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ के चलते हुए, मतलब उन्होंने देखा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मैं कार्य काम नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए इनको अब नया पीएम जो है वो इलेक्ट किया गया है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, वेरी सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है, मतलब दिया नहीं गया है, ऑब्वियसली नामित किया गया है। अब देखते हैं मिलेगा किसको। बेसिकली इन्होंने इजराइल, ठीक है, इजराइल और यूएई जो कि बहुत सदियों के दुश्मन थे, इनके बीच शांति समझौता कराया है। तो ये एक इनकी, मतलब मैं कहूंगी इनकी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है कि इन्होंने शांति में बढ़ावा दिया है, तो इसीलिए इनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स जो है अभी जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें देख लीजिए कौन है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक, ये कैटेगरी आपको याद रखनी है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है। तो सबसे नंबर 1 पर जो है इसमें रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड नंबर पर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड नंबर पर रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है सारे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, टॉप तो आपको याद रखना ही है, टॉप 3 याद कर लो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना अटेंडेड RIC, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, ठीक है, जो कि मॉस्को में हुई। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ हुई है, मॉस्को में हुई है। और कौन कौन से फॉरेन मिनिस्टर्स से, रशिया के, इंडिया के और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है अराइज ANIC, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अभी अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन में क्या होता है कि बेसिकली इनोवेशंस को, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं, अपनी रिसर्च को यहाँ पर दाखिल करते हैं कि आपने क्या नई रिसर्च की है, ठीक है, नीति आयोग चलाता है इसको। तो ये इनिशिएटिव है टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियाज MSME सेक्टर, ठीक है, MSME में, या फिर आपका जो स्टार्टअप्स हैं, जितने भी नए उद्योग आप लगाते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये स्टार्ट किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। अराइज ANIC इसकी पूरी फुल फॉर्म है, लेकिन वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका कोड वर्ड आप याद रखिए। नेक्स्ट है असोल चीनी और रियल शुगर, ठीक है, असोल चीनी नाम का या फिर रियल शुगर कैंपेन कह सकते हैं। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बांग्लादेश के द्वारा टू फाइट फेक इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। तो जितने भी सोशल मीडिया पे अफवाह वगैरह फैलती है, ठीक है, उसके लिए जो है ये असोल चीनी या रियल शुगर कैंपेन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। और बांग्लादेश का एक BRAC NGO है जिसको बेस्ट NGO का अवार्ड मिला था इस बार, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नागालैंड, ठीक है, तो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है नागालैंड के द्वारा। नेक्स्ट है अरुण जेटली, ठीक है, जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनका निधन हो गया था रिसेंटली, आपको पता है। तो इनके नाम पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कहाँ होगा, कठुआ में होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो विल बी सेटअप एट कठुआ में स्थापित होगा। नेक्स्ट है हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, इसका नाम रखा जाएगा आफ्टर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी, ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, ये आपको याद रखना है, हुबली रेलवे स्टेशन। ये काफी न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है इसका, ठीक है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अगर मैं बात करूं तो हुबली रेलवे स्टेशन का, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में भी रहता है हमेशा। तो आप याद रखिए इसका नाम जो है वो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर रखा जाएगा। मैं फास्ट थोड़ा इसलिए बोलती हूँ गाइस क्योंकि ज्यादा कवर करने होते हैं करंट अफेयर्स, अगर बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। आपको फैक्ट्स लर्न करने हैं, मैंने फिर से कहा ना, और डिटेलिंग आप सुन ही लेते हैं, बस ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में मुंगेर भागलपुर में, ठीक है, मुंगेर भागलपुर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सारी सरकारें जो है लगी हुई हैं कुछ ना कुछ करने में, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द रेसिप्रोकल प्रोविजन। चलो हिंदी में पढ़ती हूँ। भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है। मतलब भारत और जापान के जितने भी सशस्त्र बल है ना, वो एक दूसरे के बीच जितनी भी सेवाएं होती है या जितनी भी चीजें होती हैं उसके आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक समझौता किया है भारत ने और जापान ने। भारत के संबंध जो है जापान के साथ फिलहाल अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। और इसके PM जो है चेंज हो गए हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन में अगर शिंजो आबे आए तो नहीं लगाना है क्योंकि काफी टाइम से वही थे, ठीक है। अभी मैंने नाम आपको बताया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, सागो कुछ करके है, ठीक है, अभी कराया था, तो देख लेना आपको। ओके, और भारत जापान के साथ और USA के साथ मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करता है, मालाबार, ठीक है। और एक और करता है सहयोग काइजिन, वो सिर्फ जापान के साथ करता है, सहयोग काइजिन, ठीक है, वो भी याद रखिए। नेक्स्ट है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो ये रैंकिंग आई है अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की आई है, ठीक है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग मतलब किसी भी राज्य में जो है स्टार्टअप, जब भी कोई उद्योग स्टार्ट होता है तो उसके लिए कितनी अच्छा माहौल होता है, इस पर है रैंकिंग, ठीक है। तो अगर स्टेट्स की बात करें, राज्यों की बात करें, तो फिर से अगेन गुजरात जो है वो टॉप पर रहा है और फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी गुजरात नंबर 1 पर था, ठीक है। और अगर यूटी की बात करें, अंडमान और निकोबार जो है इसमें फर्स्ट पर रहा है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार इज फर्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, तो ये जीता गया है पूनम खत्री के बीच। एक्चुअली पहले किसी और प्लेयर को मिला था, लेकिन वो उनका टेस्ट मतलब डोप टेस्ट हुआ या कुछ समथिंग उन्होंने इलीगल किया था, तो इस वजह से जो है पूनम खत्री को ये दे दिया गया है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019। नाम याद रखिए बस। नेक्स्ट है कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जो है जम्मू में स्थापित की जाएगी। कैनबिस दवा परियोजना, ठीक है, बस आप इसका नाम याद रख लीजिए। ये जम्मू में स्थापित करी जाएगी और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट, एक लोन प्रोडक्ट निकालेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम है सफल। इस पर काम कर रहा है बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किस लिए? फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स, ठीक है, मतलब नया ऋण उत्पाद पेश करेगा और ये जैविक कपास उत्पादक के लिए है, बेसिकली किसानों के लिए है, ठीक है। और मतलब ऋण किस तरह से देना है इसके लिए स्पेशल, इस पर अभी अभी रिसेंटली बात चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। और अगर शीर्ष के बैंकों की बात करें, जो रैंकिंग मैंने अभी पीछे बताई थी, तो सेकंड पर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पहले पर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन गृह प्रवेश सेरेमनी, तो गृह प्रवेश सेरेमनी हुई मध्य प्रदेश में, ठीक है। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया है। जो पीएम आवास योजना चल रही है उसकी कुछ सेरेमनी थी मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। और अंडर इसके मतलब पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही, ठीक है, तो उसकी सेरेमनी में जो है पीएम मोदी ने वर्चुअली जो है पार्टिसिपेट किया, ये याद रखिए। नेक्स्ट है ई गोपाला ऐप, ये रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड फार्मर्स मार्केट प्लेस फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करने के लिए ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है। मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको बाजार की सूचनाएं मिलेगी, ठीक है, किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सही दाम मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह की सूचनाएं वगैरह आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिए ई गोपाल ऐप। नेक्स्ट है प्रीति सुदन जो है, इनको अपॉइंट किया गया है WHO पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो बेसिकली WHO 11 सदस्यीय एक पैनल बना रहा है, उसमें बेसिकली कैसे हमें पेंडेमिक से निपटना है, उसका रिस्पांस कैसा है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है उसकी तरफ। तो इस पैनल में जो है भारत की प्रीति सुदन जो है उनको भी शामिल किया गया है 11 सदस्यों के पैनल में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्स। मैंने कहा ना अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो बिहार में बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, तो नया एम बनाने की घोषणा कर दी है केंद्र सरकार ने कि दरभंगा जो शहर है बिहार का वहां पर होगा, ठीक है, दरभंगा शहर, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है कर्नाटक हैज इनॉग्रेटेड द वीर सावरकर फ्लाईओवर, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है वीर सावरकर जो है फ्लाईओवर बना है, बेसिकली जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वीर सावरकर जी, उनके नाम पर ये फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। तो ये सेकंड ऐसे प्लेयर बन गए हैं मेन की अगर बात करें पुरुषों में, जिन्होंने अब तक 100 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले किसी और ने किया है, लेकिन मेरे को उनका नाम याद नहीं है, पहले याद था भूल गई, सॉरी, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये अब सेकंड बन गए हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड है जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल जो है वो पूरे किए हैं, फुटबॉल की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट है इंडिया होल्ड द फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद अंगोला। तो भारत ने अंगोला नाम की कंट्री है उसके साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक की है, मतलब आज से पहले भारत ने कभी भी अंगोला के संयुक्त आयोग के साथ ऐसी बैठक नहीं की थी, लेकिन इस बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 9 सितंबर को जो है इन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो इस बार का क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपने 100 ईयर्स पूरे किए हैं, तो याद रखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है यूएस ओपन। मैंने आपको बताया था कि 4 जो हैं हमारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन होता है, ठीक है। तो यूएस ओपन में जो है अब इसको सिंगल्स कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विमेन की सिंगल कैटेगरी की बात करें तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, उन्होंने जीता है विमेन सिंगल कैटेगरी, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो डोमिनिक थिएम, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं, काफी बढ़ चढ़ के इनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रिया के किसी ऐसे पहले प्लेयर ने किसी ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो ये ऑप्शन किसी ना किसी मतलब किसी भी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा कि डोमिनिक थिएम कौन सी कंट्री से है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इस बार जो है कोई भी किसी भी कंट्री के पहली बार जो है जिसने यूएस ओपन या कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता है वो कौन है, तो डोमिनिक थिएम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि यूएस ओपन से नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको एक अपनी गलती की वजह से जो है बाहर कर दिया गया यूएस ओपन से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जो भी एग्जाम के करीब होता है जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं।
ठीक है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।